हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आरू जियोमेट्रिक्स। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जीपीएस के पोजीशनिंग सर्विस और जीपीएस के सिग्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, और उसके अलावा जो हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजी जो यूज होती थी, पीआरएन हो गया, हमारे पास ट्रायल इटरेशन, क्या क्या कॉन्सेप्ट था, वो चीज़ हमने देखी थी। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे पास जो चीज़ें हैं, मतलब कि हम जीपीएस के रिसीवर कैसे हमारे पास वर्क करता है, मीन्स जो सिग्नल आता है उसको कैसे डिकोड करता है और कैसे किस फॉर्मूले के बेसिस पे हमारे पास वो अपनी लोकेशन को फाइंड आउट करता है। तो जीपीएस रिसीवर को अपनी लोकेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, उसको जीपीएस के सैटेलाइट की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो जो सैटेलाइट की लोकेशन है वो तो वैसे सिग्नल के फॉर्म में हमारे पास डेटा आता ही है। जो सिग्नल भेजते हैं उसके अंदर जो एफएमआरएस डेटा है, जिसको हम अलमैनिक डेटा भी कहते हैं, वो हमारे पास उसकी ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन को लेकर आता है। उसी के बेसिस पे वो हमारे पास डिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाता है, और 3 अननोन के लिए XYZ के लिए हमारे पास वो 3 इक्वेशन चाहिए होती हैं, और मिनिमम मीन्स 3 सैटेलाइट से चाहिए होता है। बट फोर्थ कंपोनेंट के हमारे पास टाइमिंग इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है, तो मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए अगर किसी भी एक्यूरेट पोजीशन चाहिए तो हमारे पास। तो उसी के लिए हमारे पास क्या, जीपीएस सैटेलाइट की लोकेशन जरूरी है। सो डिटरमाइनिंग ऑफ करंट लोकेशन और जीपीएस सैटेलाइट्स क्या होता है हमारे पास, जीपीएस सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 20,200 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये किसके अंदर आता है, ये एमईओ के अंदर आता है, मतलब कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट में हमारे पास जो जीपीएस के सैटेलाइट्स हैं वो रिवॉल्व कर रही हैं अराउंड द अर्थ। और ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि 6x4 होता है हमारे पास, मीन्स 4 सैटेलाइट्स होती हैं और 6 ऑर्बिट्स होते हैं हमारे पास, जब वो फुल्ली फंक्शनल हुआ था 24 सैटेलाइट्स को लेकर। और जीपीएस हमारे पास ग्लोबली कवरेज होता है, और ये हमारे पास क्या, यूएस के द्वारा हुआ था, यूएस आर्मी के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली थी, बट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास कि जीपीएस की सैटेलाइट का लोकेशन पता करना, मीन्स उसका ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन को गैदर करना। अब जैसे कि हमें पता है कि जीपीएस जो है हमारे पास यूएस डिपार्टमेंट का है, तो जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस होता है कैन प्रिडिक्ट द पाथ ऑफ द सैटेलाइट वर्सेस टाइम विद ग्रेटर एक्यूरेसी। तो जो हमारे पास कंट्रोल सेगमेंट रहता है जो मॉनिटर करती हैं सैटेलाइट्स को, वो हमारे पास कहाँ पे होगा, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर होता है। तो वो हमारे पास सैटेलाइट्स के पाथ को ईजिली मॉनिटर करता है, प्रिडिक्ट करता है, और उसका ग्राफ भी बना सकता है विद द टाइम विद ग्रेटर एक्यूरेसी। सो सारी इन्फॉर्मेशन क्या यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर रहती है। अगर कुछ भी चेंज होता हुआ दिखता है तो वो उसको करेक्ट कर देती है। सो फर्दरमोर द सैटेलाइट कैन बी पीरियडिकली एडजस्टेड बाय ह्यूज लैंड बेस्ड रडार सिस्टम, सो इजिली वो एडजस्ट हो सकती हैं। देयरफॉर द ऑर्बिट्स एंड दस लोकेशंस ऑफ द सैटेलाइट्स आर नोन इन द एडवांस। तो हमारे पास जो भी ऑर्बिट्स की इन्फॉर्मेशन है, या फिर हमारे पास सैटेलाइट की लोकेशन जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमें एडवांस में पता रहती है। और जब तक वो पता नहीं होगी, फिर अगर वो पता ही नहीं होगी तो हम मतलब अपनी पोजीशन भी नहीं निकाल सकते। बट ये मतलब कि सैटेलाइट की लोकेशन हमें पता रहती है, इसलिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। तो ये जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो उनको मॉनिटर करता है। उसी के बेसिस पे हमारे पास जो ऑर्बिट है और जो इन्फॉर्मेशन है लोकेशन की सैटेलाइट्स की, वो हमें एडवांस में पता रहती है। सो टूडेज जीपीएस रिसीवर स्टोर दिस ऑर्बिट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ द जीपीएस सैटेलाइट्स इन व्हाट इज नोन एज द अलमैनिक डेटा। तो जो ये हमारे पास जीपीएस रिसीवर जो ये इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, ऑर्बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सैटेलाइट्स, उसको हम अलमैनिक डेटा कहते हैं हमारे पास। और उसी के बेसिस पे हमारे पास वो कैलकुलेशन करता है। सो ईच जीपीएस सैटेलाइट कंटिन्यूअली ब्रॉडकास्ट द अलमैनिक, मीन्स अपना जो लोकेशन इन्फॉर्मेशन है उनको कंटिन्यूसली वो ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे हमने देखा था नेविगेशन मैसेज जो आता है हमारे पास सिग्नल के अंदर, वो हमारे पास उसकी ऑर्बिटल इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। सो योर जीपीएस रिसीवर विल ऑटोमेटिकली कलेक्ट दिस इन्फॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो वो उसको जो अलमैनिक डेटा आता है उसको स्टोर करता है, और उसको बाद मीन्स कलेक्ट करके स्टोर करता है कि जिससे कि वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूजफुल हो हमारे पास। सो जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो हमारे पास सैटेलाइट्स के ऑर्बिटर को बार बार हमारे पास मॉनिटर करता है। अगर कुछ भी चेंज होता है तो उसको अल्टर कर सकता है वो हमारे पास, और उसी की वजह से हमारे पास इनका जो इंफॉर्मेशन है वो हमें पहले से पता रहता है। सो एनी डेविएशंस कॉज्ड बाय नेचुरल एटमॉस्फेरिक फेनोमेना सच एज ग्रेविटी आर नोन एज एफएमआरएस एरर्स। तो मतलब कि जो ऑर्बिटल अगर थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है, जिस ऑर्बिट में हमारे पास सैटेलाइट को भेजा गया, और वो मॉनिटर करके अगर कुछ भी एरर आ रहा है, एरर किसकी वजह से हो सकता है, जो नेचुरली एटमॉस्फेरिक फेनोमेना हो सकता है, जैसे ग्रेविटी हो गया, उसकी वजह से क्या सैटेलाइट जो है थोड़ा अप डाउन हो सकती हैं।
तो उसको हम क्या कहते हैं, एफेमेरस एरर्स कहते हैं। जैसे एफेमेरस डेटा होता है हमारे पास, जो ऑर्बिटल पीरियड या फिर ऑर्बिटल लोकेशन जो होती है उसको एफेमेरस डेटा कहते हैं। अगर उसमें ही चेंज होगा या उसमें एरर आएगा तो उसको हम एफेमेरस एरर्स कहते हैं हमारे पास। और वो जनरली किसकी वजह से होता है, नेचुरल फेनोमेना सच एज ग्रेविटी की वजह से हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो सिंगल लाइन से ये हमारे पास गेट एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ये चीज़ हमने देखी भी है पहले, तो हमें हर एक पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है। By using the information from the almanac together with the ephemeris error data, the position of a GPS satellite can be very precisely determined. Means हमें सैटेलाइट की लोकेशन को बहुत अच्छे से और बहुत एक्यूरेटली हमें उसको जानना है। तो एफएमआरएस जो एरर आया उसको भी करेक्ट करना पड़ेगा या उसको करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए, किसके अंदर, अलमैनिक डेटा के अंदर। तो जो अलमैनिक डेटा होता है उसकी इन्फॉर्मेशन तो आती है, उसके साथ एफएमआरएस एरर की भी डेटा इन्फॉर्मेशन आती है। फिर उसके बेसिस पे हमारे पास जो सैटेलाइट की लोकेशन इन्फॉर्मेशन है वो बहुत प्रिसाइजली डिटरमाइन होती है हमारे पास। तो ये था हमारे पास कि जीपीएस सैटेलाइट की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है। हमारे पास दो चीज़ें चाहिए, अलमैनिक डेटा जो हर एक रिसीवर जो है वो कलेक्ट करता है, स्टोर करता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और ये क्या है मतलब कि सैटेलाइट वो खुद ही हमारे पास भेजती है सिग्नल के अंदर। जनरली होता क्या है कि जो सैटेलाइट्स होती हैं वो रिसीव करती हैं और उसी को रीट्रांसमिट करती हैं हमारे पास, जिसके अंदर क्या अगर कुछ भी एफएमआरएस एरर रहता है या फिर अलमैनिक डेटा जो उसके ऑर्बिटल इन्फॉर्मेशन रहती है वो सारा वो सिग्नल के अंदर आता है और उसी को वो रिसीव करता है रिसीवर, और उसी के बेसिस पे हमारे पास सैटेलाइट की और अपनी पोजीशन निकालता है। सैटेलाइट की तो नोन होती है बट अपनी पोजीशन उसी कैलकुलेशन के बेसिस पे निकालता है। तो ये है क्या हमारे पास, जनरली हमने तो देख लिया कि सैटेलाइट की इन्फॉर्मेशन, जैसे ये हमारे पास मान लीजिए सैटेलाइट है तो इसकी इन्फॉर्मेशन पता है हमारे पास, ये हमारे पास रिसीवर है। मैं बार बार बता दे रहा हूँ फिर भी बता देता हूँ, सिंपल सा प्रोसीजर है इसका, ट्राइलेटरेशन है हमारे पास। मीन्स 3 डिस्टेंस चाहिए मिनिमम, 3 अननोन्स निकालने के लिए। बट टाइम कंपोनेंट होता है तो 4 मिनिमम सैटेलाइट्स चाहिए होती हैं। बट हमें एक्स वाई जेड निकालना है तो 3 इक्वेशन चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास 3 डिस्टेंस चाहिए। एक हो गया हमारे पास D1। अब इसकी जो अलमैनिक डेटा और एफएमआरएस एरर को मिला के जो एक्यूरेसी निकल रही है, लोकेशन निकल रही है या पोजीशन कह सकते हैं ऑर्बिट्स में इस सैटेलाइट्स की, क्या है वो हमें XY X1 Y1 Z1 हमें पता है। D1 हमारे पास डिस्टेंस है, जो ये सेकंड पॉइंट है कि कंप्यूटिंग डिस्टेंस बिटवीन यूजर्स पोजीशन एंड जीपीएस सैटेलाइट, बिकॉज ये भी हमें चाहिए होती है। अगर हमें ये जो रिसीवर है उसकी पोजीशन XYZ जो हमें अननोन है उसकी पोजीशन निकालने के लिए D1 चाहिए, और ये जो हमारे पास है X1 Y1 Z1 ये हमारे पास अलमैनिक डेटा के अंदर आया है। तो D1 कैलकुलेट करना है अब हमें। इसी D1 के बेसिस पे हमारे पास XYZ की इन्फॉर्मेशन निकलती है। इसके लिए क्या 3 डिस्टेंस चाहिए, तो D1 D2 एंड D3, और इसके लिए क्या हमारे पास जनरली 3 सैटेलाइट चाहिए। तो हमारे पास ऐसे तो जनरली बहुत सैटेलाइट्स हैं जो एक पॉइंट्स पे दिखती हैं हमें, बट मिनिमम क्या 3 चाहिए 3 अननोन के लिए, और फोर्थ कंपोनेंट है तो मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए एक्यूरेट पोजीशन के लिए। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है और पूछा फिर से जा सकता है। तो एक चीज़ हमने पढ़ ली कि सैटेलाइट के कोऑर्डिनेट या उसकी लोकेशन कैसे मिलती है, अलमैनिक डेटा से मिलती है। अब हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है वो है कि डिस्टेंस निकालना है हमें यूजर मींस रिसीवर और जीपीएस सैटेलाइट के बीच में। अगर सही मायने में किया जाए तो वो कौन सा डिस्टेंस होता है कि उसके सेंसर में और मींस दोनों के सेंसर के बीच का डिस्टेंस होता है, रिसीवर का और सैटेलाइट का। बट वो इतना मैटर नहीं करता क्योंकि पास पास होता है तो एक्यूरेसी इतनी बढ़िया नहीं आती, बट उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जीपीएस रिसीवर और सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस निकालना जरूरी है, उसी के बेसिस पे हम अपनी पोजीशन निकालते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारे पास जनरली क्या है कि पोजीशन निकालना है हमारे पास। वो कैसे निकालते हैं, अब जैसे कि हमें पता है कि जो सिग्नल आता है वो किस फॉर्मेट में आता है, रेडियो सिग्नल के फॉर्मेट में आता है, ठीक है। तो जो जीपीएस रिसीवर होता है वो मेजर करता है अमाउंट ऑफ टाइम कि वहाँ से सैटेलाइट से लेके रिसीवर तक जो रेडियो सिग्नल है कितना टाइम लगा उसको। वो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन जनरली हमारे पास सिग्नल के अंदर ही आती है, किस टाइम पे वो भेजा गया। अब ये क्या प्रिसाइज क्लॉक्स होती हैं, रेडियम सीजियम की क्लॉक्स होती हैं हमारे पास सैटेलाइट में, बहुत एक्यूरेट क्लॉक्स होती हैं हमारे पास, क्योंकि थोड़ा सा भी नैनो सेकेंड्स की एक्यूरेसी की क्लॉक्स होती हैं हमारे पास। अगर थोड़ा सा भी एरर रहता है तो वो हमारे पास एक्यूरेसी जो पोजीशन की होती है वो इतनी अच्छी नहीं आती। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारे पास कि डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए टाइमिंग की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो टाइम की इन्फॉर्मेशन वो किसको मिलती है, रिसीवर को मिलती है हमारे पास,
ठीक है। अब हमें पता है कि जो सिग्नल्स आते हैं वो कौन सा रेडियो सिग्नल्स होते हैं हमारे पास, जो ट्रेवल करते हैं हमारे पास किससे, स्पीड ऑफ लाइट से हमारे पास, क्योंकि रेडियो वेव्स ट्रेवल करते हैं हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट से। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास वेलोसिटी पता है हमें, और टाइम की इन्फॉर्मेशन रिसीवर निकालता है कि किस टाइम पे उसने भेजा सैटेलाइट में और किस टाइम पे उसने रिसीव किया। तो टाइम डिफरेंस आ गया, मीन्स कितना टाइम ट्रेवल रहा हमारे पास रेडियो वेव का, उसके बेसिस पर डिस्टेंस निकल जाता है। वेलोसिटी हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और हमारे पास टाइम जो है वो डेल्टा टाइम है, मीन्स टाइम डिफरेंस है कि किस टाइम पे उसने भेजा और किस टाइम पे उसने रिसीव किया। इससे हमारे पास D1 या D2 जो भी डिस्टेंस होता है सैटेलाइट और रिसीवर के बीच का वो निकलता है। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे, GPS रिसीवर जो होता है वो मेजर करता है अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स ये रेडियो सिग्नल टू ट्रेवल फ्रॉम द सैटेलाइट टू द रिसीवर। तो कितना टाइम लगा उसको, ट्रैवलिंग टाइम कितना लगा, वो हमारे पास मेजर करता है रिसीवर। और हमें पता है कि रेडियो वेव्स जो वो ट्रैवल करती हैं स्पीड ऑफ लाइट से, जिसकी वैल्यू जो है वो 3 × 10⁸ ये हमारे पास 3 × 10⁸ होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इफ द टाइम amount of time it takes for a signal to travel from the satellite to receiver is known, the distance from the satellite to the receiver means सिंपल फार्मूला जो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कैन बी डिटरमाइन। स्पीड पता है हमें और टाइम वो इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है ट्रेवलिंग टाइम का, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट हो जाता है। इफ द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द सिग्नल वाज ट्रांसमिटेड एंड द एग्जैक्ट टाइम व्हेन इट वाज रिसीव्ड आर नोन, द सिग्नल ट्रेवल टाइम कैन बी डिटरमाइन। तो ये चीज़ याद रखनी है कि एक तो प्रिसाइज क्लॉक्स होनी चाहिए अगर एक्यूरेसी चाहिए, सैटेलाइट्स में होती है, रिसीवर में भी हमारे पास अच्छे से, इसीलिए ज़्यादा टाइम तक भी रखते हैं कि नंबर ऑफ सैटेलाइट्स के साथ साथ थोड़ा टाइम वो अच्छे से कैलकुलेट कर पाए। तो हमारे पास जो ट्रेवल टाइम है अगर वो कैलकुलेट हो जाता है तो वो यहाँ पे पुट करेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है उससे डिस्टेंस निकल जाता है। सो इन ऑर्डर टू दिस द सैटेलाइट्स एंड द रिसीवर्स यूज वेरी एक्यूरेट क्लॉक्स which are synchronized so that they generate the same code at exactly the same time। तो हमारे पास जो सैटेलाइट्स हैं वो हमारे पास एक्यूरेट क्लॉक्स को यूज करती हैं, साथ के साथ वो हमारे पास सिंक्रोनाइज करती हैं कि जो सेम कोड जनरेट करें एट एग्जैक्टली द सेम टाइम, क्योंकि टाइमिंग इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे डिस्टेंस निकलेगा, डिस्टेंस के बेसिस पर हमारे पास जो चीज़ हम निकाल रहे हैं वो है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इसका फॉर्मूला भी है हमारे पास, वो चीज़ भी अभी हम देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास यूजर मीन्स रिसीवर और सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस एक्यूरेटली निकालना, उसके बेसिस पे हमारी पोजीशन की एक्यूरेसी भी डिपेंड करती है। अब जो फाइनल टर्म है कि हमें 3D पोजीशन निकालनी, अब हमें पता है कि ये ट्राइलिट्रेशन बेसिस पे वर्क करता है, जो इसका प्रिंसिपल रहता है GPS का वो क्या है, ट्राइलिट्रेशन होता है हमारे पास। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है और कौन सा फॉर्मूला यूज होता है वो अभी हम चीज़ देखेंगे। हमने दो चीज़ देख ली, सैटेलाइट की लोकेशन इन्फॉर्मेशन मीन्स उसका अल्मेनिक डेटा, और हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया रिसीवर और सैटेलाइट के बीच का। ठीक है, तो अब हमें XYZ 3 मेजरमेंट चाहिए। अब इसमें लिखा है कि जो हमारे पास XYZ 3 अननोन है, 3 ही मेजरमेंट चाहिए मैं अपनी पोजीशन निकालने के लिए, तो हमें मिनिमम 4 सैटेलाइट्स क्यों चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ चौथी सैटेलाइट जो है वो टाइम कंपोनेंट के लिए, क्योंकि टाइमिंग कंपोनेंट रहता है हमारे पास एक्यूरेसी को जानने के लिए। ठीक है, अगर देखा जाए कि अल्मानक डेटा क्या होता है, अल्मानक डेटा क्या है हमारे पास, वो जनरली पोजीशन ऑफ सैटेलाइट मीन्स कोऑर्डिनेट या फिर लोकेशन इन द ऑर्बिटल पीरियड, ऑर्बिट के अंदर जो उसकी लोकेशन होती है सैटेलाइट की, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करता है। सो डेटा इज कॉन्स्टेंटली बीइंग ट्रांसमिटेड एंड इज स्टोर्ड इन द GPS रिसीवर्स मेमोरी। तो जो अल्मानक डेटा होता है वो कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिट होता है सैटेलाइट से, और वो हमारे पास रिसीव होता है रिसीवर के अंदर, और उसको वो स्टोर करके रखता है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है अल्मानक डेटा क्या होता है, क्योंकि ये जो MSQ हुआ है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, उसमें एक ऑप्शन जो एक क्वेश्चन बना देता है, मतलब हमें अब बहुत मतलब कि अच्छे से डीप से पढ़ना चाहिए। उसके अंदर 0 मार्क्स ही मिलता है MSQ के अंदर, अगर एक को सही ऑप्शन या गलत ऑप्शन को सही नहीं चूज किया तो हमारे पास हर एक जो MSQ के अंदर रहता है हर एक ऑप्शन को अच्छे से आना चाहिए हमारे पास, उसी के बेसिस पे हम फुल मार्क्स गैदर कर पाते हैं। कहने का मतलब अगर 4 ऑप्शन में से अगर आप 2 ऑप्शन भी ठीक लगा देते हो और ऑप्शन 3 ठीक हैं तो मीन्स उसका मार्क्स नहीं मिलते हमारे पास। तो कहने का मतलब है कि अल्मानक डेटा पूछा जा सकता है ओवरऑल।
तो वो क्या होता है हमारे पास कि सैटेलाइट की पोजीशन की इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, ठीक है, सिंपल फॉर्म में। अब हमने जो एक क्वेश्चन पूछा था कि 3 XYZ होते हैं हमारे पास, 3 अननोन्स रहते हैं, तो हमें 4 सैटेलाइट मिनिमम क्यों चाहिए? तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक टाइम कंपोनेंट होता है। टाइम कंपोनेंट क्या होता है हमारे पास कि जो टाइम कंपोनेंट है, क्योंकि वो टाइम डिफरेंस निकाल रहा है। जैसे डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे हम रिसीवर और सैटेलाइट के बीच में, तो उसमें ट्रैवलिंग टाइम चाहिए। उसके लिए क्या है कि रिसीवर और सैटेलाइट की जो क्लॉक्स हैं वो मीन्स प्रिसाइजली सिंक्रोनाइज होनी चाहिए एक दूसरे से, बट ऐसा नहीं होता है हमारे पास। तो उस डिस्टेंस कैलकुलेशन को एक्यूरेटली डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट जो है वो टाइम कंपोनेंट है। तो उसको काउंटर फोर करने के लिए हमारे पास फोर्थ इक्वेशन और फोर्थ सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है हमारे पास। तो देखा जाए कि हमारे पास 3 मेजरमेंट्स कैन बी यूज टू लोकेट ए पॉइंट, नो डाउट, बट एज्यूमिंग द रिसीवर एंड सैटेलाइट क्लॉक्स आर प्रिसाइजली एंड कंटिन्यूअली सिंक्रोनाइज। मतलब कि हम ये मान के चलें कि बहुत प्रिसाइजली और कंटिन्यूअली सिंक्रोनाइज हैं दोनों सैटेलाइट और रिसीवर के क्लॉक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 अननोन्स के लिए मीन्स XYZ के लिए 3 ही सैटेलाइट या 3 ही इक्वेशन की ज़रूरत है। बट दिस अलाउ द डिस्टेंस कैलकुलेशन टू बी एक्यूरेटली डिटरमाइन। मीन्स जो रिसीवर और सैटेलाइट का जो डिस्टेंस कैलकुलेशन है वो एक्यूरेटली मेजर होगा अगर वो प्रिसाइजली और कंटिन्यूअली सिंक्रोनाइज्ड है एक दूसरे से। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सिंक्रोनाइज दीज टू क्लॉक्स सिंस द क्लॉक्स इन द GPS रिसीवर आर नॉट एज एक्यूरेट एज द वेरी प्रिसाइज एंड एक्सपेंसिव एटॉमिक क्लॉक्स इन द सैटेलाइट। तो ये हमें पहले से ही पता है कि GPS रिसीवर की जो क्लॉक है वो इनएक्यूरेट होती है एज कम्पेयर टू द सैटेलाइट्स क्लॉक्स, बिकॉज उसमें जो है वो बहुत प्रिसाइज और एक्सपेंसिव क्लॉक्स यूज की जाती हैं, एटॉमिक क्लॉक्स यूज की जाती हैं सैटेलाइट के केस में। रिसीवर में अगर इतना खर्चा करेंगे तो वो बहुत महंगा हो जाएगा, फ़ोन भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि हर एक फ़ोन में हमारे पास GPS रिसीवर रहता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनएक्यूरेसी एग्जिस्ट करती है, मीन्स वो सिंक्रोनाइज नहीं रहते हैं हमारे पास। तो उसके लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है उस टाइमिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। सो द GPS सिग्नल ट्रेवल फ्रॉम द सैटेलाइट टू द रिसीवर वेरी फास्ट। So if the two clocks are off by only a small fraction, the determined position data may be considerably distorted। क्योंकि अगर एक सेकंड का भी देखा जाए, क्योंकि कहने का मतलब है कि सैटेलाइट की जो क्लॉक्स रहती हैं वो नैनो सेकंड तक एक्यूरेट रहती है हमारे पास। तो अगर सेकंड्स में हमारे पास थोड़ा सा भी एरर रहता है तो जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था GPS रिसीवर और हमारे पास सैटेलाइट के बीच में, वो हमारे पास डिस्टेंस जो D1 की वैल्यू है वो हमारे पास इनएक्यूरेट हो जाती है हमारे पास, अगर थोड़ा सा भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहता है और थोड़ा सा भी चेंज आता है। अब जब ये D1 की वैल्यू गलत आ गई है तो हमारे पास जो XYZ की जो कैलकुलेशन इन्फॉर्मेशन है उसमें ये इफेक्ट डालता है और बहुत एरर उसके अंदर आता है हमारे पास। अब वो कैसे आता है हमारे पास, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहला स्टेप देखा कि हमने सैटेलाइट्स की अल्मानिक डेटा मीन्स उसकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन को देखा। उसके बाद जो रिसीवर था हमारे पास उसके बीच का डिस्टेंस देखा। तो हमने क्या X1, Y1 और Z1 कहने का मतलब वो हमने पता कर लिया, D1 पता कर लिया। अब हमें पता करना है X, Y, Z, और यही हमारे पास ट्राइलिट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, जो ये फॉर्मूलाज है हमारे पास। और ये चीज़ भी हमने देख ली कि फोर्थ कंपोनेंट क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हमें बार बार ये डाउट रहता है, बट अब ये डाउट नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन इतना एक्यूरेट और प्रिसाइजली नहीं रहता है हमारे पास GPS की क्लॉक और हमारे पास रिसीवर की GPS सैटेलाइट की क्लॉक और रिसीवर की क्लॉक्स के बीच में। तो अब जो हमने चीज़ पढ़ी है उसको एक फार्मूला बेसिस पर देखेंगे कि क्या होता है हमारे पास। कि GPS, वैसे तो ये फार्मूला मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं बट आप पूरा अच्छे से समझेंगे कि GPS कैलकुलेशन इन रिसीवर यूजेज 4 इक्वेशन इन द 4 अननोन्स, क्योंकि 4 अननोन है हमारे पास X, Y, Z एंड TC इज द टाइम कंपोनेंट। सो XYZ जो हमारे पास जो खुद की पोजीशन मीन्स रिसीवर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पोजीशन हमें निकालनी है, और TC जो है वो टाइम करेक्शन है फॉर द GPS रिसीवर्स क्लॉक, क्योंकि इनएक्यूरेटली हो सकती है एज कम्पेयर टू द जो प्रिसाइज्ड क्लॉक्स यूज की जाती हैं सैटेलाइट में। तो उसी के सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो टाइम का करेक्शन फैक्टर चाहिए वो TC है हमारे पास। तो इसमें 4 अननोन है हमारे पास, 4 इक्वेशन चाहिए और उसके लिए हमारे पास मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है D1, D2, D3, D4, ये हमारे पास 4 डिस्टेंस हैं। ये मान लीजिए हमारे पास 4 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं, इस पॉइंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे हमने GPS रिसीवर रखा है, एक सैटेलाइट ही हो गया, D1 हो गया हमारे पास। दूसरी सैटेलाइट हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर है, फिर हमारे पास तीसरी सैटेलाइट हमारे पास यहाँ पर है, और चौथी सैटेलाइट हमारे पास यहाँ पर है।
तो मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए। सैटेलाइट बहुत सारी हो सकती हैं। अगर हम एक पॉइंट पर जीपीएस रिसीवर को रखते हैं तो बहुत सारी सैटेलाइट उसके कांटेक्ट में आती हैं। उसके बेसिस पे वो अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करता है और अपनी पोजीशन की एक्यूरेसी को बढ़ाता रहता है। इसका अगर अच्छा सा एग्जांपल देखोगे आप, तो हमारे पास व्हाट्सअप है जैसे हमारे पास फ़ोन में, और हम किसी को लोकेशन शेयर करते हैं। लाइव लोकेशन तो अलग बात है, वो तो अपने हिसाब से कर लेते हैं, बट हम लाइव लोकेशन नहीं शेयर करते हैं, सिंगल टाइम की लोकेशन शेयर करते हैं। तो जितनी देर तक आप फ़ोन को रखोगे तो उसकी एक्यूरेसी, जो मीटर का दिखाता है एक्यूरेसी, वो कम होता जाता है। मतलब कि एक्यूरेसी बेटर होती जाती है उसकी, जितनी देर के लिए आप फ़ोन रखोगे। वैसे ही रिसीवर करता है। अगर आप सर्वे कर रहे हो तो रिसीवर को किसी भी पॉइंट पर अगर 5 मिनट के लिए रखते हो या आधे घंटे के लिए रखते हो, तो आधे घंटे के लिए जहाँ रखोगे वहाँ की एक्यूरेसी बेटर रहती है हमारे पास, क्योंकि वो डिफरेंट बहुत सारी सैटेलाइट्स के कॉन्टेक्ट्स में आता है। उसी के बेसिस पे इन्फो अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करता है और एक्यूरेसी जो है वो बेटर होती जाती है। बट यहाँ पे क्या हम मिनिमम सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि 4 अननोन है, 4 सैटेलाइट्स चाहिए हमारे पास। तो D1, D2, D3 ये हमारे पास क्या डिस्टेंस है, जीपीएस रिसीवर और जीपीएस सैटेलाइट्स के बीच का डिस्टेंस है हमारे पास। तो ये जो D1, D2, D3 ये हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट होता है। कैसे कैलकुलेट होता है ये हमने प्रीवियस सेक्शन में अभी देखा था, थोड़ी देर पहले ही देखा था, कि जो डिस्टेंस कैलकुलेट होता है रिसीवर और सैटेलाइट के बीच में कैसे होता है, स्पीड ऑफ लाइट इनटू का ट्रेवलिंग टाइम ऑफ द सिग्नल। सिंपल है। तो D1, D2, D3, D4 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमने देखा था इससे पहले कि सैटेलाइट की लोकेशन इन्फॉर्मेशन, जो ऑर्बिटल पीरियड में उसकी लोकेशन है, मीन्स X1, Y1 और Z1 इसकी इन्फॉर्मेशन है। सेम टू सेम इसका हमारे पास मान लीजिए X2, Y2 और Z2 है हमारे पास। सिमिलरली इसका X3, Y3, Z3 है। ये इनकी अल्मानक डेटा है, जो हमने देखा सैटेलाइट का अल्मानक डेटा है, मीन्स उसकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसका हमारे पास X4, Y4 और Z4 है हमारे पास। और जो हमें निकालना है वो है हमारे पास X, Y और Z, और TC हमारे पास करेक्शन टाइम फैक्टर है किसका, रिसीवर की क्लॉक का। ठीक है, सिंपल सा ये डायग्राम है हमारे पास। अब हमारे पास ये पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला वो अभी देखेंगे, बट हमें निकालना क्या है X1, ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, D1, D2, D4 ये हमने कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। कैसे करते हुए हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा। अब हमें निकालना है ये वाला। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि D1 जो होता है वो हमारे पास उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मीन्स एक सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर को ऐड करके उसका अंडर रूट करते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस निकल जाता है। तो अगर इस फॉर्मूला को देखते हैं D1, और यहाँ पे एक जीपीएस सैटेलाइट रिसीवर है हमारे पास, तो ये D1 है हमारे पास। इसके कोऑर्डिनेट X1, Y1 और Z1 है। इसके हमारे पास X1, Y और Z है हमारे पास, और ये D1 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस रहेगा वो X1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस Y1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस जेड का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस रहता है D1। सिमिलरली वही है हमारे पास D1 का क्या हो गया, CT1 R1 TC अगर देखा जाए तो, मीन्स करेक्शन टाइम वेक्टर। ये हमारे पास कि टाइम क्या है हमारे पास, D1 क्या है हमारे पास, डिस्टेंस हो गया जो हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था, दो सैटेलाइट मीन्स सैटेलाइट और रिसीवर के बीच में। वो क्या होता है, C क्या हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, और इनटू का ट्रैवलिंग टाइम मतलब कि सैटेलाइट ने जिस टाइम पे भेजा सिग्नल और उसने जिस टाइम पर रिसीव किया, तो उन दोनों का माइनस और प्लस का टाइम करेक्शन फैक्टर लगाया रिसीवर की क्लॉक के लिए। तो कहने का मतलब है कि D1 को हम क्या लिख सकते हैं, C इंटू का T1 माइनस TR1 प्लस TC। मीन्स ये ट्रैवलिंग टाइम हो गया और इंटू का स्पीड ऑफ लाइट हो गया C, तो उससे हमारे पास डिस्टेंस निकलता है। तो वही फॉर्मूला है, और ये इसी को हम कैलकुलेट करके D1 निकाल लिया। और D1 किसके बराबर भी होता है हमारे पास, इसके बराबर होता है X1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस Y1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस जेड का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है। और सेम चीज़ हमारे पास दूसरे सैटेलाइट के साथ रहेगा। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे, स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है हमारे पास, वो सबके अंदर आएगा, बट वो जो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन है ये वेरी करती है। और TC हमारे पास, रिसीवर एक ही है तो हमारे पास रिसीवर का जो टाइम करेक्शन फैक्टर रहेगा वो सेम रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो TC की वैल्यू सेम रहेगी, और बाकी ये दोनों चीज़ें हमारे पास जो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन है वो चेंज होती रहती है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास सबसे पहले इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, और फिर इस डिस्टेंस कैलकुलेशन के बाद में हम इस फॉर्मूले पे आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास D1, D2, D3, D4 हमारे पास चारों सैटेलाइट्स का है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं, और सिंपल सा फॉर्मूला है। बार बार हमने ये चीज़ देखी है। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इतना हार्ड एंड रूल फास्ट रूल नहीं है, बस सिंपल सा
चीज़ है, कैसे करते हैं हमारे पास। पहले डिस्टेंस निकालना है और ये x1 y1 और z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4, ये हमारे पास अल्मेनिक डेटा सैटेलाइट्स का जो हमें ऑलरेडी नोन होता है हमारे पास, ठीक है। और डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। अब क्या हमारे पास 4 इक्वेशन, 4 अननोन कौन से हमारे पास जो नहीं पता है हमारे पास, वो है हमारे पास TC मीन्स टाइम करेक्शन फैक्टर, x, y और z हमारे पास। ये जो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन है ये हमें पता है। TT4 और TR4 मीन्स सैटेलाइट ने कब सिग्नल सेंड किया और कब उसने रिसीव किया, तो उसको माइनस करके हमारे पास ट्रांसमिट और रिसीव का जो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन है उसको माइनस करके ये इन्फॉर्मेशन निकल सकती है। C हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है। TC हमें पता नहीं है, X हमें पता नहीं है, Y हमें पता नहीं है, Z हमें पता नहीं है। तो ये 4 अननोन है हमारे पास और 4 ये इक्वेशन है। इनको सॉल्व करके हमारे पास मीन्स इतनी फास्ट कैलकुलेशन करता है और रिसीवर अपनी इन्फॉर्मेशन और अपनी पोजीशन की इन्फॉर्मेशन को निकालता रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो हर एक रिसीवर का रहता है और जितनी देर तक कांटेक्ट में रहता है उतनी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स उसके कांटेक्ट में आती हैं, उसी के बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन निकालता है। तो जो एरर होता है उसको वो कम करता रहता है और एक्यूरेसी बढ़ती रहती है हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं हमारे पास। C हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। T1, T2, T3, T4 ये जो हमारे पास है वो GPS सैटेलाइट्स का 1 to 3 जो 4 मिनिमम सैटेलाइट्स ले रहे हैं वो किस टाइमिंग पे ट्रांसमिट किस टाइमिंग पे कर रही हैं उसकी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, वो टाइम की इन्फॉर्मेशन है। तो जो ट्रांसमिट हो रहा है किस सिग्नल जो है वो किस टाइम पे ट्रांसमिट हो रहा है वो उसकी टाइमिंग इन्फॉर्मेशन है। दीज टाइम्स आर प्रोवाइडेड टू द रिसीवर एज पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन डेट इज ट्रांसमिटेड, ठीक है। और जो उसके अलावा है TR1, TR2, TR3, TR4 ये हमारे पास है वो टाइम की इन्फॉर्मेशन जो GPS रिसीवर किस टाइम पे वो रिसीव कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द इनएक्यूरेट GPS रिसीवर्स क्लॉक, इसके लिए हमारे पास एक टाइम करेक्शन फैक्टर लगाते हैं रिसीवर क्लॉक के लिए, वो है TC, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता है, ये चीज़ हमें पता है। TC हमें पता नहीं था, X हमें पता नहीं था, Y पता नहीं था, Z पता नहीं था। X1, Y1, Z1 जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट है GPS सैटेलाइट्स के, जिसको अल्मेनिक डेटा हम कह रहे थे। सो दीज कोऑर्डिनेट्स आर प्रोवाइडेड टू द रिसीवर एज पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन डेट इज ट्रांसमिटेड। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन किसके अंदर आती है, सिग्नल के अंदर आती है। सिमिलरली मीनिंग फॉर X2, Y2, Z2 और ऐसे X3, Y3, Z3, ऐसे X4, Y4, Z4 जो डिफरेंट सैटेलाइट्स के लिए रहती है। अब जो रिसीवर सॉल्व करता है इस इक्वेशन को, 4 इक्वेशन को सॉल्व करता है और TC की वैल्यू X, Y, Z की वैल्यू निकालता है। TC को हमारे पास करेक्शन के लिए और एक्यूरेसी के लिए निकालता है, बट X, Y, Z की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जिसको हम पोजीशन कहते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट पर रिसीवर रखा है तो X, Y, Z कोऑर्डिनेट्स देता है। X, Y, Z कोऑर्डिनेट मतलब कि उसकी पोजीशन बताता है हमारे पास। और TC का जो करेक्शन फैक्टर है वो अपनी एक्यूरेसी को डिफाइन करने के लिए निकालता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास, उस कॉन्सेप्ट पे हमारे पास वही ट्रायल इटरेशन है, क्योंकि 3 मतलब डिस्टेंस कैलकुलेशन से हम अपनी पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ द एंगल्स। अगर एंगल होता है तो ट्रायंगुलेशन हो जाता है, बट ट्रायल इटरेशन कॉन्सेप्ट पे काम करता है हमारे पास। तो ये इंपॉर्टेंट है, ईजी सा टॉपिक लगता है बट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आपको ये भी डाउट नहीं रहेगा क्योंकि हमने GPS कैसे कैलकुलेट करता है वो सारी चीज़ हमने देख ली है। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक अपना कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हो। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इससे रिलेटेड कोई या कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप हमें टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो हमें, ठीक है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट था वो था हमारे पास जो मतलब फार्मूलाज कैसे हम यूज करते हैं। ये जो 4 फॉर्मूलेट थे ये बार बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट आज हमने पूरा क्लियरली अच्छे से देख लिया। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए हमें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी प्रिपरेशन गेट ज्योमेट्रिक्स की, आरवी ज्योमेट्रिक्स के साथ करते रहिए।